ओडिशा में कांग्रेस पर वजीर आजम का जोरदार हमला। पाकिस्तान के एटम बम का नाम लेकर मुल्क को डराने की कोशिश का लगाया इल्जाम। कहा, इस रवैये की वजह से मुल्क को दहाइयों तक दहशतगर्दी का करना पड़ा सामना। राहुल गांधी पर पीएम का तंज। कहा, शहजादे पढ़ रहे हैं पुरानी स्क्रिप्ट। कांग्रेस मुल्क में एक तस्लीम शुदा ऑपोजिशन भी नहीं बन सकेगी। बीजेपी के स्टार कैंपेनरों की जोरदार मुहिम जारी। तेलंगाना में गरजे अमित शाह। कहा, हम 400 को पार करने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। जेपी नड्डा ने तिरुपति में किया रोड शो और अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में निकाली विजय संकल्प यात्रा। इंतखाबी जंग में ऑपोजिशन पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में बीजेपी को बनाया निशाना। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में निकाली रैली और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने दरभंगा में किया जलसा। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले की मुहिम आज शाम हो गई खत्म। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तमाम असेंबली सीटों समेत 10 रियासतों की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगी वोटिंग। और इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आज होंगे आमने सामने। मैच कोलकाता की ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी के एक बड़े जलसे को खिताब किया। पीएम ने रियासत की नवीन पटनायक सरकार पर हमला किया। पीएम ने कहा कि आज पूरी रियासत में बीजेडी लीडरों के खिलाफ काफी गुस्सा है। पीएम ने यकीन जाहिर किया कि ओडिशा के लोग असेंबली और लोकसभा दोनों में ही बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। रियासती सरकार पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रतन भंडार के गर्भगृह के अंदरूनी चैम्बर में चाबियां पिछले 6 सालों से गायब हैं। पीएम ने उन चाबियों के बारे में बात करने वाली रियासती सरकारों पर भी सवाल उठाए। पीएम ने पूछा कि बीजेडी हुकूमत इस मामले से क्यों भाग रही है। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में वोटिंग के 3 मरहलों के बाद ये साफ हो गया है कि 4 जून को एनडीए 400 को पार कर जाएगी, जबकि कांग्रेस को अपने शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलेंगी। आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ और जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद की ताकत के भरोसे साफ साफ देख रहा हूं कि 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है।
पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा की बेटी आज मुल्क की सदर बनी है। पीएम ने कांग्रेस पर सदर की तौहीन का इल्जाम लगाया। एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये देश का अपमान है कि नहीं है? ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? पीएम मोदी ने ओडिशा में बीजेपी के एक बड़े जलसे को खिताब किया। पीएम ने कहा कि रियासत में बीजेडी सरकार की हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पीएम ने कहा कि 4 जून बीजेडी हुकूमत की मियाद ख़त्म होने की तारीख है। पीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी के वज़ीर आला 10 जून को रियासत में हलफ लेंगे और पीएम ने रियासती सरकार पर किसानों को नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम लगाया। पीएम ने कहा कि ओडिशा के लोगों ने तकरीबन 25 सालों तक बीजेडी को मौका दिया। इसकी वजह से बीजेडी लीडरों को गाड़ियां और बंगले तो मिल गए, लेकिन आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। पीएम ने वज़ीर आला नवीन पटनायक पर ज़मीन से कट जाने का इल्ज़ाम लगाया। उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए। बस इतना पूछ लीजिए। वे 10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे जी। इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं, वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल दें। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं, वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। भाइयों बहनों, और इसीलिए हमारा उड़ीसा इतना धनवान होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में बीजेपी के एक बड़े जलसे को खिताब किया। पीएम ने कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद के साथ साथ रियासत की बीजेडी सरकार को भी निशाना बनाया। पीएम ने यकीन दिलाया कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। कांग्रेस पर तंज करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एटमी बम का नाम लेकर मुल्क को डराने की कोशिश कर रही है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है।
देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे पुरानी इंतखाबी स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं। पीएम ने कहा कि इलेक्शन में कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि वो बाज़ाब्ता तौर पर ऑपोजिशन लीडर का दर्जा हासिल कर सकें। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक पर भी तनकीद की। पीएम ने कहा कि वो इतने लंबे अरसे से रियासत के वजीर आला हैं, लेकिन कागज देखे बगैर तमाम जिलों के नाम भी नहीं गिना सकते। नवीन बाबू इतने सालों से यहां मुख्यमंत्री है ना। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम को खुश आमदीद कहने के लिए जमा होने वाला हुजूम जोश व खरोश से भरा हुआ नजर आया। वजीर आजम ने कंधमाल में समाजी कारकुन का आशीर्वाद लिया और उनके खिदमात के लिए उन्हें पद्म कहा कि इसलिए ही उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के नगर करनौल में एक जलसे आम को खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया गया है। उन्होंने बदउनवानी पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। रेड्डी जी ने तेलंगाना को
कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ पहुंचा है क्या? एक कांग्रेस पार्टी सैकड़ों करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी के फंड से जो ले जा रही है, वो मेरे तेलंगाना के दलित, आदिवासी और ओबीसी युवाओं का है। ये भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रिजर्वेशन के मसले पर कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया है, जो गैर आईनी है। एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन पर किसी ने हमला किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। ये 4% रिजर्वेशन संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है। और मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आप 10 से ज्यादा सीटें जिता दो, हमें 4% आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और ये 4% आरक्षण जो बचेगा वो एससी, एसटी, ओबीसी में जाने वाला है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में एक अजीम शान रोड शो का इनेकाद किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ा। और पुलवामा हमले के हवाले से तेलंगाना के वजीर आला के बयान पर आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारत का परचम लहरा रहा है। अपोजिशन सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना बंद करे, चंद सालों में पीओके भी हमारे मुल्क में आ जाएगा। स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को खत अफलास से बाहर निकाला है और हमीरपुर में एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम बनाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में विजय संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें पार्लियामानी हलके के मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को यूपी के लखीमपुर खीरी से इंडिया इत्तेहाद का मुश्तरका उम्मीदवार बनाया गया है। पसमानदा तबकात में अच्छी पकड़ रखने का दावा करने के साथ साथ एसपी उम्मीदवार के मुस्लिम कम्युनिटी पे भी खास उम्मीदें वाबस्ता हैं। ओपोजिशन यहां इलाके को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगा रही है। हमारे नुमाइंदे अश्विनी मिश्र ने उत्कर्ष वर्मा से बात की है। उत्कर्ष वर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। उत्कर्ष जी, एक और जहां भाजपा हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, या समाजवादी और कांग्रेसियों का ये किला माना जाता है, लेकिन वो लंबे समय से 20 साल से समाजवादी और तकरीबन 10-15 साल से कांग्रेस यहां जीतने में नाकामयाब रही। वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, वर्तमान स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है और ये झूठे हैं ही हैं। 10 वर्षों से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इस बार भी ये झूठ बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ आपके वादे हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पहला बात तो इंडिया गठबंधन का संयुक्त रूप से घोषणा पत्र है और उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों में प्रमुख रूप से बाढ़ का मुद्दा है
जनपद को 10 वर्षों में बाढ़ से निजात नहीं दिला पाए। स्कूल कॉलेज का मुद्दा है, एक भी स्कूल कॉलेज नहीं बनवा पाए। अस्पताल की व्यवस्था का मुद्दा है, एक भी डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाए अस्पतालों में, किसी गरीब का इलाज नहीं करा पाए अस्पतालों में। साथ ही विकास का मुद्दा है, जो जनपद हमारा बहुत पीछे है विकास के मामले में। पिछली बार गठबंधन था सपा और बसपा में, इस बार संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं लखीमपुर खीरी में। सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का। जनता क्या जनादेश देती है 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुल शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लखीमपुर खीरी। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मसले पर हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करके अपनी सियासत चलाना चाहती है, लेकिन आवाम समझ चुकी है कि लोगों को सिर्फ वोटों के लिए तकसीम कर रहे हैं, मुल्क की भलाई या फिर तरक्की के लिए नहीं। पिछले 10 सालों में उन्होंने अपना वक्त ओपोजिशन वालों को तंग करने में सर्व किया है। वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी लोकसभा में आंध्र प्रदेश के लोगों की आवाज नहीं उठा सकते। आंध्र प्रदेश की जनता की आवाज, दिल की आवाज लोकसभा में दिखे, और ये काम ना चंद्रबाबू नायडू ना जगन रेड्डी कर सकते हैं। शर्मिला को मोदी नहीं दबा सकता, कोई सीबीआई कोई ईडी नहीं चलेगी। और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली को खिताब किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क के मफाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा में नजर आने वाली भीड़ असली थी। आज देश में एक नेता होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। ये यात्रा आपकी जरूरतों को समझने के लिए थी, ये यात्रा आपके बीच आनी थी। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा हमारे देश में जो आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे मिलने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला हो। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल की पूरी जमानत पर तंज करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल वापस आने वाले वुज़राए आला के खुसूसी क्लब में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1997 में भारत के उस वक्त के वज़ीर आला लालू यादव को इसकी रुकनीयत मिली थी। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन्होंने ली। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है।
सुधांशु त्रिवेदी ने पुलवामा हमले से मुतालिक तेलंगाना के उनके लिए परमादरणीय वंदनीय के तबसरे का मुनासिब जवाब देते हुए कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि फवाद चौधरी राहुल गांधी की हिमायत कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम थम गई है। चौथे मरहले में 13 मई को 10 रियासतों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस मरहले में आंध्र प्रदेश की तमाम 25 लोकसभा सीटों और तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, उत्तर प्रदेश की 13, मगरबी बंगाल की 8 और जम्मू और कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सियासी जमातों के चौथे मरहले में भी वोटिंग फीसद बढ़ने का चैलेंज दरपेश होगा। और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन पर पुलिस के क्रैकडाउन के बाद महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली है। अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला डैम से टैक्स फ्री बिजली और गंदम के आटे पर सब्सिडी के मुतालबात पर एहतजाज की कॉल दी थी। हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया। पुलिस ने फायरिंग भी की। कई अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला मिली। लोगों ने कई मकामों पर टायर जलाकर मुजाहिरा किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। एहतजाज का हक इस्तेमाल करने वाले निहत्थे शहरियों के खिलाफ आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल इंतजामिया ने इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी है। और बात करें खेलों की तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। दोनों टीमें ईडन गार्डन्स में मद्दे मुकाबिल होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर एक दूसरे के बरअक्स रहा है। पॉइंट्स टेबल में पहली पोजीशन पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो ये टीम इस सीजन में अब तक की सबसे कामयाब टीम है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। सोने के गहने